कहानी का ये 8वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। नम आंखें लिए सूर्य वहां से चला गया। नायरा सूर्य को जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूर्य की आंखों में नमी क्यों थी। दूसरी ओर आद्या सूर्य के गुस्से को देखकर परेशान थी। आद्या ने जब नायरा की तरफ देखा तो वो भी दरवाजे को ही देख रही थी, जहां से सूर्य अभी अभी बाहर गया था। आद्या ने नायरा के कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक उठी। नायरा के ऐसे चौंकने से आद्या ने पूछा, क्या हुआ नायरा? नायरा बोली, वो नहीं, कुछ नहीं। नायरा को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कुछ कहे ये बताए, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो सूर्य की आंखें नम हो गई थी। आद्या बोली, नायरा, आज तुमने ये ठीक नहीं किया। आद्या की आवाज में नाराजगी थी। नायरा ने हैरानी से आद्या की ओर देखकर पूछा, क्या ठीक नहीं किया? आद्या बोली, नायरा, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें सूर्य सर अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनके हंसी मजाक को तुम छिचोरी हरकतें तो मत कहो। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुमसे कोई बदतमीजी की, बल्कि तुम खुद ही उनसे उलझ रही थी और वो तुमसे सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन तुमने जो कहा, मुझे उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम सूर्य सर के बारे में ऐसा भी सोच सकती हो। आद्या की आवाज में नाराजगी पूरी तरह से झलक रही थी। इतना कहकर आद्या बाहर चली गई। नायरा ने आद्या से कुछ कहना चाहा, लेकिन तब तक आद्या बाहर जा चुकी थी। नायरा को अब भी एहसास होने लगा था कि उसने शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया। सूर्य ने उससे तो बात करनी शुरू नहीं की थी, वो तो चुपचाप खड़े थे। उसने ही बात करनी शुरू की थी और सूर्य सिर्फ उसकी बातों का जवाब दे रहा था, और जैसे वो गुस्से में कुछ भी बोले जा रही थी, सूर्य भी वैसे ही जवाब दे रहा था। अब नायरा को काफी बुरा लग रहा था। अगर सिर्फ सूर्य गुस्से में ये सब कहकर चला जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने सूर्य की आंखों में आंसू देख लिए थे जो उसके दिल को बेचैन किए जा रहे थे, और यही वजह थी कि अब उसे एहसास हो रहा था कि गुस्से में उसने सूर्य को हर्ट कर दिया। लेकिन उसे बुरा क्यों लग रहा है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। सूर्य हॉस्पिटल से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसके चेहरे से गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, और उसने किसी की गुड मॉर्निंग विश का भी जवाब नहीं दिया और सीधे जाकर अपनी कुर्सी पर थम से बैठ गया। उसके जहन में अब भी नायरा की बातें घूम रही थी, लेकिन तभी समर उसके पास आया। समर ने डरते हुए ही कहा, सर, क्या हुआ? आप इतने रेस्टलेस क्यों लग रहे हैं? क्योंकि सूर्य के चेहरे से अब भी गुस्सा साफ झलक रहा था। सूर्य ने रुखाई से कहा, कुछ नहीं, तुम काम बताओ। समर ने एक मिठाई का डब्बा और उसके साथ एक शादी का कार्ड सूर्य की ओर बढ़ा दिया। सूर्य ने सवालिया नजरों से समर को देखा तो समर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, 10 दिन बाद मेरी शादी है और आज से मैंने छुट्टियां भी ले ली है, बस आपको इनवाइट करने आ गया। सूर्य ने हैरान होते हुए पूछा, शादी? लेकिन क्यों? लेकिन फिर समझ आते ही उसने पहले अपने गुस्से को शांत किया और सौम्यता से समर के हाथ से डिब्बा और कार्ड लेकर उसे बधाई दी और बोला, सॉरी, वो थोड़ा अपसेट था, और तुम फिक्र मत करो, शादी में जरूर पहुंचूंगा। वैसे लड़की का नाम क्या है? सूर्य ने अभी तक कार्ड नहीं देखा था। दीपा चौहान, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, समर ने मुस्कुराते हुए बताया। सूर्य ने समर को बैठने का इशारा किया और साथ ही पूछ लिया, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? सर, लव मैरिज के लिए टाइम ही कहाँ था? समर ने हंसते हुए कहा। मतलब? सूर्य ने पूछा तो समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब सर, मुझे फुर्सत मिली तब तो कोई लड़की देखते। घर वालों ने ही पसंद की थी, मैंने फोटो देखी तो अच्छी लगी और फिर एक दो बार मिला भी। स्वभाव से अच्छी लगी और बातों में मैच्योरिटी भी थी और ना कहने का कोई कारण भी नहीं था। तो बस हो गई सगाई और अब बस शादी। सूर्य ने अब केस के बारे में पूछा। केस में कुछ नया मिला और कोई नई खबर, कुछ अलग हो? समर ने बताया, सर, कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो लड़कियां अब भी काफी डरी हुई रहती हैं और कुछ लड़कियों का अभी इलाज चल रहा है। सूर्य बोला, कोई बात नहीं, अभी इतना कुछ सहा है तो समय लगेगा नॉर्मल होने में। बाकी तुम फिर कुछ सोचते हुए मतलब समर की शादी का ख्याल आते ही वो बोला, नहीं नहीं, तुम अपनी शादी एंजॉय करो, यहाँ मैं देख लूंगा। समर ने सूर्य को विश्वास दिलाते हुए कहा।
सर, आपको जब भी ज़रूरत हो मुझे बेझिझक कह दीजिएगा। मेरे लिए सबसे पहले अपना कर्तव्य है। सूर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। जानता हूँ, लेकिन परिवार के प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है और हम लोगों को छुट्टियां बार बार नहीं मिलती, तो अपनी शादी एंजॉय करो। सवर ने सूर्य को पक्का आने को कह उसे सैल्यूट किया और चला गया। सूर्य ने अपनी आंखें बंद की और कुर्सी से टेक लगाकर सोचने लगा। वो लड़कियां देख नहीं सकती थी, लेकिन सुन तो सकती हैं। तो उन्होंने किसी की बातें या किसी का नाम तो सुना ही होगा, और अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करें तो उस सबके पीछे जो भी है उस तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उनका डर दूर करना पड़ेगा। सूर्य अपनी जगह से उठा और आश्रम की तरफ चल दिया, जहां उन लड़कियों को लाया गया था। ये आश्रम सूर्य के चाचा कर्ण प्रताप सिंह शेखावत ने ही बनवाया था। यहाँ बेसहारा लड़कियों को रहने के साथ साथ काम करने की कला और खुद की सुरक्षा हेतु सक्षम बनाने के लिए और खुद के अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अराकी जी कभी कभी यहाँ आ जाती हैं, लेकिन बाकी का सारा काम जयंत ही संभालता है। कुछ समय बाद सूर्य आश्रम पहुंच गया। आश्रम का नाम कल्याणम हाउस है। जयंत ने सूर्य को देखकर हैरान और खुश होते हुए कहा, अरे भाई, आप यहाँ? सूर्य ने मुस्कुराकर कहा, वो कुछ हफ्ते पहले यहाँ नई लड़की आई है, तुम्हें तो पता ही होगा, बस उन्हीं से मिलने आया था। जयंत ने मायूस होते हुए कहा, अच्छा किया भाई आप आ गए। हम तो कितने दिनों से उन्हें सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी वैसे ही हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया से नफरत हो गई है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने सहा उसके बाद शायद ही कोई होगा जिसे इस दुनिया के लोगों से प्यार हो। सूर्य ने जयंत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नफरत और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर नफरत वाला हिस्सा ऊपर है तो मतलब प्यार वाला नीचे। हमें बस उस सिक्के के पहलू को बदलना होगा, कहकर अंदर की ओर वो चल दिया। जयंत भी मुस्कुराता हुआ सूर्य के पीछे चल पड़ा। जयंत कल्याणम हाउस में लड़कियों की देखभाल करने वाली सुरेखा आंटी से बोला, आप जाकर उन लड़कियों को ले आओ जो 2 हफ्ते पहले आई हैं। सूर्य बोला, 1 मिनट। सूर्य ने सुरेखा जी को रोका और जयंत से कहा, तो मुझे वहीं ले चलो, यहाँ वो है। जयंत ने सूर्य को अपने साथ आने को कहा। कुछ ही देर में सूर्य उन लड़कियों के कमरे में था। ये कमरा काफी बड़ा था, या फिर हॉल भी कह सकते हैं, और यहाँ कुल 30 के करीब बेड लगाए हुए थे। पूरा कमरा काफी साफ था। सारे बिस्तर भी सही तरीके से लगाए गए थे और साथ ही बाथरूम अटैच किए हुए थे। जयंत ने सूर्य को बताया, ये कमरा इमरजेंसी के लिए बनाया गया है, जहां उन लड़कियों को रखा जाता है जो कि बाहरी दुनिया देखने से भी डरते हैं, और जैसे जैसे वो नॉर्मल होने लगती हैं वैसे ही हम उन्हें दूसरे कमरों में शिफ्ट कर देते हैं। सूर्य ने देखा कि वहां 38 लड़कियां थी और सारी लड़कियां 13 से 20 साल तक की होंगी, और बाकी लड़कियों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी और उनकी भी उम्र 13 से 20 तक के आसपास की ही थी। जयंत, सूर्य और सुरेखा की आहट से ही सारी लड़कियां एक कोने में खुद ही सिमट कर बैठ गई थी, और उनके चेहरों से डर साफ झलक रहा था। उनको इस तरह से देखकर सूर्य की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे कुछ पूछ सके। सूर्य ने एक बार सभी को देखा और फिर बाहर आ गया। उसके पीछे ही सुरेखा और जयंत भी आ गए। सूर्य ने जयंत और सुरेखा जी से पूछा, ये लड़कियां अभी तक नॉर्मल क्यों नहीं हो पा रही? जयंत बोला, भाई, ये हर किसी की आहट से ही डर जाती हैं, इसलिए यहाँ सुरेखा आंटी और सरिता के अलावा कोई नहीं चाहता। यही इनका खाना और बाकी जरूरत की चीजों का ख्याल रखती हैं। सुरेखा ने विश्वास दिलाते हुए कहा, सर, जब ये आई थी तब तो ये हमसे भी डरती थी, लेकिन अभी काफी बदलाव आया है, धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएगी। सूर्य बोला, ध्यान रखो। इतना कहकर सूर्य वहां से अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। जयंत ने सुरेखा जी को ध्यान रखने को कहा और सूर्य के पीछे चला गया। सूर्य ने अभी गाड़ी अनलॉक की ही थी कि जयंत ने पीछे से आकर सूर्य के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, भाई क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? सूर्य ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए पीछे पलटकर कहा, तुझे किसने कहा? जयंत ने सूर्य की बाह पकड़ते हुए कहा, मुझे किसी के कहने या बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपका चेहरा देखकर ही समझ जाता हूँ। और अब आप मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ और बताओ मुझे कि आप इतने परेशान क्यों हैं। सूर्य ने लंबी सांस ली और फिर जयंत की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं हुआ,
बस इस केस को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। लेकिन भाई अब तो सब ठीक हो गया। मतलब उन लोगों को सजा भी मिल गई और सारी लड़कियां भी सेफ है। तो आप क्यों परेशान हैं? जयंत ने सब कुछ कैलकुलेट करते हुए पूछा तो सूर्य बोला, बात सही है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जो सजा मैं उन दरिंदों को दिलवाना चाहता था वो उन्हें नहीं मिली। बस अब यही कोशिश है कि उनकी सजा कभी खत्म ना हो। अच्छा चल मैं चलता हूँ, तुम भी माँ के पास मॉल चले जाना, ठीक है? शाम को मिलते हैं, सूर्य ने कहा और गाड़ी में बैठकर चला गया। और जयंत असमंजस में पड़ा हुआ सूर्य की धूल उड़ाती जा रही गाड़ी को देख रहा था। सभी के लिए केस क्लोज हो चुका था, लेकिन सिर्फ सूर्य, नायरा और समीर ही जानते थे कि ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली गुनहगार अभी भी बाहर ही है। नायरा को इसलिए पता था क्योंकि उसने जब राकेश वाडिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सूर्य को दी थी तो उसने किसी को उन पर नजर रखते हुए देखा था। और राकेश वाडिया की मौत पोस्टमार्टम में भी सुसाइड ही थी। लेकिन राकेश वाडिया ने जो खाली इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट किया था वो उसके गलत हाथ पर था, क्योंकि राकेश वाडिया बाएं हाथ का आदि था, मतलब लेफ्ट हैंडेड था, और उसके इंजेक्शन भी लेफ्ट आर्म पर ही लगाया गया था। और कोई भी इंसान अपने बाएं हाथ से अपनी बाएं बाह पर इंजेक्शन नहीं लगा सकता। इसलिए उन्हें यकीन हो गया था कि राकेश वाणी की मौत को सुसाइड दिखाया गया है। लेकिन ये बात सूर्य ने मीडिया में आने नहीं दी और सभी की नज़र में ये केस क्लोज कर दिया। मगर सूर्य ने अपनी तलाश जारी रखी और इसके लिए समीर पर सूर्य को भरोसा था। इसलिए उसने सारी छानबीन का जिम्मा समीर को सौंपा था, मगर वह खुद भी अपने स्तर पर जांच कर रहा था। इधर हॉस्पिटल में आद्या ने पूरा दिन नायरा से ठीक से बात नहीं की और ना ही नायरा ने कोशिश की, क्योंकि नायरा को मनाना नहीं आता था और उसे ये भी पता था कि गुस्सा ठंडा होते ही आद्या खुद उसे बुला लेगी। नायरा जब घर पहुंची तो वहां अधिरथ और बाकी सबको देखकर हैरान थी, लेकिन खुद को नॉर्मल करते हुए वो सभी से मिली। अधिरथ और दिनों की तुलना में आज काफी खुश लग रहा था। नायरा जब फ्रेश होकर आई तो बरखा ने नायरा को अधिरथ के पास बैठा दिया। नायरा सभी को देख रही थी और सबके चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सभी के चेहरों की रौनक ही कुछ और थी। लेकिन अनिरुद्ध थोड़ा उदास था। प्रणव जी बोले, भवानी बेटा, आपको हम ये बताने आए हैं कि 2 महीने बाद आपकी और अधिरथ की शादी का दिन तय हुआ है और मेरी विजयन से बात हो गई है और उसने कहा है कि अगर भवानी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो शादी 2 महीने बाद ही करेंगे। प्रणव जी ने नायरा को बताया और बाकी सबसे तो उनकी पहले ही बात हो चुकी थी। नायरा बोली, लेकिन प्रो, इतनी जल्दी? मतलब नायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहीं अधिरथ के चेहरे पर आज कोई परेशानी या झिझक नहीं थी। अनामिका जी बोली, बेटा, पंडित जी ने कहा है कि इसके बाद आने वाले 2 सालों तक कोई मुहूर्त नहीं है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि आपकी और अधिरथ की शादी 2 महीने बाद के मुहूर्त पर ही होगी। लेकिन अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। अनामिका जी ने नायरा को सारी बात बताई। नायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो इस शादी के खिलाफ नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दी शादी का ख्याल भी उसे डरा रहा था। लेकिन सभी के चेहरे की खुशी और सारी बात जानने के बाद नायरा बोली, आप लोग जैसा ठीक समझे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नायरा कितना कहते ही पूरे घर में एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया और वहीं अनिरुद्ध उठकर अपने कमरे में चला गया। नायरा ने अनिरुद्ध को जाते देखा तो वो सभी से एक्सक्यूज मी कहकर अनिरुद्ध के कमरे की तरफ चली गई। अनिरुद्ध अपने बेड पर बैठा फोन में कुछ देख रहा था या फिर फोन में देखने का नाटक कर रहा था। नायरा आकर उसके बगल में बैठ गई, लेकिन अनिरुद्ध ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसे पता ही ना चला हो कि उसके पास कोई आकर बैठा है। नायरा ने अनिरुद्ध के चेहरे को देखते हुए पूछा, नाराज हो? अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। नायरा ने प्यार से कहा, अगर जवाब नहीं देना तो सिर हिलाकर बता दो कि नाराज हो या नहीं। अनिरुद्ध उदास स्वर में बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी थी, आप जाओ यहाँ से। कहकर अनिरुद्ध ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। नायर ने अनिरुद्ध के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, अनिरुद्ध, ये क्या बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठ गए? अभी आज सुबह तो तुम अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे और अब बच्चे बन बैठे हो। अनिरुद्ध चिढ़कर बोला,
शादी की तैयारियां करना और शादी करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और मैं अभी शादी नहीं कर रहा, लेकिन आप कर रही हैं, और वो भी इतनी जल्दी। अनिरुद्ध ने नायरा के हाथों को अपने चेहरे से हटाया और जाकर एक साइड मुंह फेर कर खड़ा हो गया। नायरा ने अनिरुद्ध को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अनी, लेकिन ये तो सबको पता है कि सगाई के बाद तो शादी होनी ही है, और फिर अभी तो 2 महीने बाकी हैं। अनिरुद्ध बोला, 2 महीने? दी, अभी तो मैं आया हूँ और आप जाने की बात कर रही हैं। अभी तो मैंने आपके साथ ढंग से बात भी नहीं की। कहते हुए अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी दी की शादी और उसके जाने के बारे में सोचकर ही नारायण ने अनिरुद्ध के आंसू पोंछते हुए कहा, अनी, ये क्या है? क्यों बच्चों की तरह ऐसे कर रहे हो? और फिर मैं कौन सा दूर जा रही हूँ? अनिरुद्ध बोला, दूर नहीं, मगर आप इस घर से तो चले ही जाओगे ना, और मैं आपको खुद से दूर नहीं कर सकता। अनिरुद्ध ने इतना कहकर नारा को कसकर गले लगा लिया था, जैसे नारा अभी ही उसे छोड़कर जा रही हो। अनिरुद्ध की बातों से नारा का मन भी भर आया था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो भी ऐसा करेगी तो अनिरुद्ध को समझाना मुश्किल हो जाएगा। भले ही अनिरुद्ध बच्चा नहीं था, लेकिन अपनी दी के मामले में वो बच्चों से भी ज्यादा बच्चा बन जाता था। जब बात नारा से दूर जाने की होती थी, अमेरिका भी वो विजेंद्र जी के कहने पर ही गया था, और नारा ने ही उसे समझाया था कि एक अच्छे भविष्य के लिए उसका अच्छा करियर होना जरूरी है। बच्चों के तेरे रोते हुए ही गया था वो, और अब जब वापस आया तो उसकी दी की शादी हो रही है, तो उसके लिए ये नागवार है, क्योंकि वो अपनी दी के साथ वक्त बिताना चाहता था जैसे बचपन में रहता था। भाई बहन का रिश्ता भी बहुत प्यारा होता है। लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को परेशान करना, मम्मी पापा से एक दूसरे की शिकायत करना, और फिर एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करना माँ पापा की मार से। लड़ते समय भाई अपनी बहन से हमेशा ये कहता है कि तुझे जल्दी से इस घर से भेज दूंगा, और जब भेजने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा आंसू उसी भाई की आंखों से बहते हैं। नारे ने अनिरुद्ध को बेड पर बैठाया और उसे पानी पिलाया, और फिर उसके पास बैठकर उससे बोली, जब तू आत्या से शादी करेगा तब वो भी तो अपना घर छोड़कर आएगी, लेकिन तब तो तू बहुत खुश होगा। लेकिन जब मैं शादी करके जा रही हूँ तो तू क्यों गंगा जमुना बहा रहा है? अनिरुद्ध को ऐसे देखकर नायरा की हंसी निकल गई तो अनिरुद्ध उसे घूर कर देखने लगा। नायरा बोली, मैं किसी अजनबी के घर नहीं जा रही हूँ कि मुझे वहां तकलीफ होगी। मैं अपने बचपन के दोस्त अनामिका आंटी और प्रो के घर जा रही हूँ, जहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और अब तो अधिरथ भी कितना खुश लग रहा है, मतलब वो भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर तू रो कर क्यों अपना और मेरा मूड खराब कर रहा है? अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नारा को देखता रहा। अनि, ये भी तो सोच, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तेरी शादी का नंबर कैसे लगेगा? और अगर कहीं आध्या ने कहीं और नंबर लगा लिया तो फिर मुझे मत कहना। नारे ने नौटंकी करते हुए कहा, लगाती है तो लगा ले, लेकिन मुझे मेरी दी चाहिए। अनिरुद्ध ने बच्चों के जैसे मुंह बनाते हुए कहा, अनी। नारे ने अनिरुद्ध को घूरते हुए कहा, क्या आपको अगर शादी करनी ही थी तो थोड़ा रुक जाते, इतनी जल्दी क्या ही करने की? अनिरुद्ध ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा। उसको ऐसे देखते देख नारे ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अगर शादी अब नहीं हुई तो 2 साल तक नहीं हो सकती, और तुम तो माँ को जानते ही हो। और रही वक्त बिताने की बात, तो मैं शादी से 1 महीने पहले ही छुट्टियां ले लूंगी, मतलब कि पूरा 1 महीना हम दोनों पूरी मस्ती करेंगे, तब तो ठीक है। अनिरुद्ध ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, पक्का ना? नारी ने अनिरुद्ध के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, पक्का वाला पक्का। अनिरुद्ध नारा के गले लग गया तो नारी ने अनिरुद्ध से कहा, अब आद्या का नंबर कहीं और लगवा दूं? अनिरुद्ध ने झटके से नारा से अलग होते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। अनिरुद्ध की इस हरकत पर नारा मुस्कुरा दी और बोली, चल नीचे, सभी हमें ही ढूंढ रहे होंगे। नारा और अनिरुद्ध नीचे सभी के पास चले आए। इधर एक अंधेरे कमरे में बॉस को हैरी कुछ बता रहा था। बॉस, चांदना और मुरारी ने जेल से बाहर निकालने को कहा है, वरना उन्होंने धमकी दी है कि वो आपके बारे में बता देंगे। हैरी ने अपने बॉस को बताया। पारसनाथ, मदन खुराना, लोकेश मुरारी और संकल्प भटनागर, ये सब उन्हीं बिजनेसमैन में से थे जिन्हें ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इल्जाम में जेल हो गई थी, क्योंकि उनके खिलाफ राकेश वाड़ी ने सारे सबूत पुलिस के पास पहुंचा दिए थे। हैरी की बात सुनकर बॉस ने बेहद ठंडे लहजे में कहा,
बाकी सब में से किसी ने भी मेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन खुराना और मुरारी ने देखा है, इसलिए वो धमकाने पर उतर आए हैं। दिए बुझने वाले हैं इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। बात करो पटेल से, और बाकी तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। बॉस का चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था, यहाँ तक कि हैरी ने भी नहीं, लेकिन खुराना और मुरारी अपने बॉस का चेहरा देख चुके थे, इसलिए वह खुद की रिहाई के लिए अपने बॉस को धमका रहे थे। या तो वो उन्हें बाहर निकाले और या फिर वो उसके बारे में बता देंगे। पटेल भी इसी का आदमी था। जैसे कुछ लोग सिर्फ पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, वैसे ही खोसला और पटेल उन्हीं में से थे। खोसला की जगह पर सूर्य आ गया था, इसी वजह से सारा मामला खुल गया, वरना ये सब तो बहुत पहले से चल रहा था। और पटेल भी खोसला के जैसे ही हर ऐसे केस को दबा देता था जिससे बॉस के लिए खतरा हो, और इसके बदले उसे उसकी कीमत मिल जाती थी। हैरी बोला, बॉस, उनको तो संभाल लेंगे अपन लोग, पर वो ऐसे भी। हैरी ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बॉस ने बात काटते हुए कहा, तुम उनको संभालो, और रही ऐसे भी की बात, उसका इंतजाम भी कर दिया है। नया नया है तो थोड़ा उड़ लेने दो, हम भी तो देखें कि उसकी उड़ान कितनी ऊंची है। तुम जाओ और खुराना और मुरारी के दिए बुझाने के लिए इंतजाम करो, और मुझे अंधेरा होने की खबर जल्दी मिलना चाहिए, वरना अगर मैंने अंधेरा किया तो। समझदार हो। इतना कहकर बॉस बाहर चला गया, और हैरी आंखों में दहशत लिए उसे जाता देख रहा था। बॉस का चेहरा हमेशा छुपा रहता था, सिर्फ आंखें ही दिखाई देती थी, और उसकी आंखें ही काफी थी सभी के दिलों में दहशत भरने के लिए। दिन बीत रहे थे, और आद्या अपनी बहन दीपा की शादी के लिए उदयपुर चली गई थी। दीपा चौहानी आद्या की बहन है, जिसकी शादी समर से होने वाली है, और सूर्य और नारा दोनों ही इस शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान हैं कि उनके रास्ते भले ही अलग हो, लेकिन मंजिल एक ही है। आद्या को गए 1 हफ्ता हो गया था, और उस 1 हफ्ते में नारा ने उसे बहुत ज्यादा मिस भी किया था। आज नारा उदयपुर जा रही थी, और उसकी फ्लाइट को अभी 2 घंटे और थे। नारा के साथ अनिरुद्ध भी था, क्योंकि अनिरुद्ध ने आद्या को इम्प्रेस जो करना था। नारे ने अनिरुद्ध को अपने साथ ले जाने के लिए पापा से बात कर ली थी। इसे 1 हफ्ते में सूर्य एक बार भी नारा से नहीं मिला था, और वहीं नारा सूर्य के साथ हुई अपनी आखिरी मुलाकात की वजह से सूर्य नारा के दिमाग से एक पल के लिए भी नहीं गया। मतलब कि उसे सूर्य से प्यार व्यार नहीं हुआ था। दरअसल नारा को सूर्य से अपनी कही बात के लिए सॉरी बोलना था, लेकिन अब उसे एहसास था कि उसने कुछ नहीं बहुत ज्यादा ही कह दिया था, और नारा को यही बात चैन से इन दिनों सोने नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी ओर सूर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बेचैन क्यों है। उसे रह रह कर नारा का ही ख्याल आ जा रहा था, लेकिन नारा की कही बात उसे गुस्सा भी दिला देती थी, और वो अपने दिमाग और दिल से नारा के ख्यालों को छुटक देता। सूर्य भी समर की शादी में जा रहा था, लेकिन वो शादी से एक दिन पहले जा रहा था, और वहीं नायरा 3 दिन पहले जा रही थी, क्योंकि उसे हल्दी, संगीत और शादी तीनों ही अटेंड करनी थी। फ्लाइट की अनाउंसमेंट होते ही अनिरुद्ध और नायरा अंदर चले गए। कई घंटे लग गए नायरा और अनिरुद्ध को दिल्ली से उदयपुर पहुंचने में। आद्या बेसब्री से नायरा का इंतजार कर रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। आद्या ने देखो तो वही का कॉल था। कहाँ है तू? आद्या ने बेसब्री से पूछा, तो नायरा ने आद्या की बेसब्री को ब्रेक लगाते हुए कहा, सांस ले ले पहले, हम अभी पहुंचे हैं, तू जल्दी से आ जा। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ, आद्या ने कहा, और जल्दी से फोन काट दिया, और अपने कजन मतलब अपने चाचा के बेटे आदित्य को लेकर नायरा को लेने चली गई। एयरपोर्ट के बाहर नायरा और अनिरुद्ध दोनों खड़े आद्या का वेट कर रहे थे कि इतने में एक रेड कलर की कार उनके सामने आकर रुकी। इससे पहले कि नायरा कुछ कहती, आद्या जल्दी से आकर उससे लिपट गई। आद्या ने नायरा को गले लगाए ही कहा, कब से वेट कर रही थी मैं। और जब उसकी नजर अनिरुद्ध पर पड़ी तो वो मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। आद्या नायरा से अलग हुई और अनिरुद्ध को हेलो कहा। जवाब में अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया। आद्या ने नायरा को लगभग खींचते हुए कहा, जल्दी चल। नायरा और अनिरुद्ध गाड़ी में जाकर बैठ गए। आदित्य नायरा को आंखें फाड़े देखे जा रहा था, और जब आद्या ने उसे इस तरह से आदित्य को नायरा को घूरते देखा तो अपना सिर पीट लिया, क्योंकि वो अपने भाई की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ थी।
आदित्य के कुछ कहने से पहले ही आद्य ने कहा, भाई यह है नारा, नायरा राजपूत, मेरी दोस्त और मेरी सीनियर डॉक्टर भी। मैं इन्हें ही असिस्ट करती हूँ और इनकी सगाई हो चुकी है। 2 महीने बाद ही इनकी शादी भी है और हम शादी में जरूर चलेंगे। इतना सुनते ही आदित्य के दिल में आतिशबाजी जो कि नायरा को देखकर चली थी, वो नायरा की शादी के बारे में सुनकर खुश हो गई। फिर आद्य ने अनिरुद्ध की ओर देखकर कहा, और ये नायरा के भाई हैं। ये कुछ दिन पहले ही अमेरिका से न्यूरोलॉजिस्ट की पढ़ाई पूरी करके अब वापस आए हैं। आदित्य ने दोनों को हेलो कहा और नायरा आदित्य की इस हरकत पर मुस्कुरा दी क्योंकि उसने भी आदित्य को खुद को घूरते देख लिया था। अनिरुद्ध तो बस आद्य को बोलते सुने जा रहा था। कुछ ही देर में सभी आद्य के घर पहुंच चुके थे। पूरा घर दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। मेन गेट को पूरी तरह रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया था और अंदर जाते ही पूरा गार्डन भी रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया था। गार्डन में बाईं ओर कुछ लोग एक शामियाना बांध रहे थे जहां सुबह हल्दी की रस्म की जानी थी। पूरे घर में लोग अंदर से बाहर और बाहर से अंदर काम करवाते फिर रहे थे। आद्या अनिरुद्ध और नारा को अंदर ले गई। अंदर से भी घर काफी सुंदर था। हॉल के साथ ही 4 कमरे थे और फिर एक साइड से सीढ़ियों से ऊपर जाकर ऊपर भी 3 कमरे दिख रहे थे। हॉल भी काफी बड़ा था, लेकिन इस वक्त उस हॉल में गद्दे लगाए जा रहे थे मेहमानों के सोने के लिए, क्योंकि रात होने ही वाली थी। आदि ने नारा और अनिरुद्ध को अपने पापा अमर चौहान और माँ पार्वती चौहान से मिलवाया। फिर वो दोनों को दीपा के पास ले गई। दीपा अपने कमरे में अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। आदि ने दीपा के पास जाकर नारा और अनिरुद्ध को मिलवाया। नारा दीपा के पास ही बैठ गई थी और अनिरुद्ध इतनी सारी लड़कियों के बीच थोड़ा असहज हो गया था। नारा ने जब अनिरुद्ध को देखा तो आद्या से कहा, आद्या तुम प्लीज अनि को भी उसके आराम करने की जगह बता दो। आद्या अनिरुद्ध से कम ही बात कर रही थी, पर नारा के कहने से आद्या ने अनिरुद्ध को देखा तो वो उसे ही देख रहा था। तो आद्या ने आदित्य के साथ अनिरुद्ध को भेजने का सोचकर नारा से कहा, हाँ वो भाई। आद्या ने आदित्य को देखा लेकिन वो वहां था ही नहीं। तो आद्या ने गहरी सांस लेकर अनिरुद्ध से कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ये सुनकर अनिरुद्ध आद्या के पीछे हो लिया। ऊपर जाकर बाईं ओर के कमरे में जाकर आद्या ने अनिरुद्ध से कहा, तुम यहीं आराम करो, आदित्य भाई भी यही है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवा देती हूँ। आद्या इतना कहकर जाने ही वाली थी कि अनिरुद्ध ने आद्या की कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आद्या इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो लड़खड़ा गई और सीधे अनिरुद्ध के सीने से जा लगी। अनिरुद्ध का एक हाथ आद्या की कमर पर था और दूसरे हाथ में अब भी आद्या की कलाई थी। आद्या आंखें फाड़े अनिरुद्ध को देख रही थी। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के चेहरे के बिल्कुल पास थे और अनिरुद्ध आद्या को प्यार से देखा जा रहा था। आद्या को तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि सब इतनी जल्दी हुआ और उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। उसकी धड़कनें बहुत तेज चलने लगी थी और उसे घबराहट भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वह खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अनिरुद्ध ने आद्या की आंखों में देखते हुए पूछा। मैंने कब इग्नोर किया? आद्या ने अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए ही अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा। तो अनिरुद्ध बोला, अच्छा तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? आद्या को देखकर वो मुस्कुरा रहा था। बस ऐसे ही, आद्या ने अपने कंधे उचकते हुए कहा और अनिरुद्ध को धक्का देकर उससे अलग हो गई। अनिरुद्ध जो आद्या को पकड़कर खड़ा था अचानक से उसके धक्का देने से लड़खड़ा गया। वो गिरने ही वाला था कि आद्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए एटीट्यूड से कहा, तुम्हें क्या लगा इस तरह मुझे अपने करीब करके मेरी आंखों में देखोगे और मैं शर्मा कर यहाँ से भाग जाऊंगी? आद्या चौहान को शर्माते देखने की हसरत अपने सपने में पूरी करना और इस तरह मेरे करीब आकर जो तुम कहना या जताना चाहते हो पहले उसे अपने मुंह से कहने की हिम्मत रखो, समझे? इतना कहकर आद्या ने अनिरुद्ध का हाथ झटक दिया और वहां से जाने लगी। तो अनिरुद्ध ने पीछे से कहा, आई प्रॉमिस ये नजरें शर्म से जल्दी ही झुकेंगी। और रही हिम्मत की बात तो सुनो, यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। पहली नजर में ही प्यार हो गया था तुमसे और यहाँ मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने नहीं बल्कि तुम्हारे माँ पापा से मिलने आया हूँ। अब इतनी हिम्मत तो है कि अपने प्यार को स्वीकार कर सकूं।
आद्या अनिरुद्ध की तरफ पीठ किए खड़ी थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसके होठों पर मुस्कुराहट तेज गई। अनिरुद्ध की तरह ही आद्या भी पहली नजर में ही अपना दिल हार गई थी, लेकिन शायद उसके लिए कहना मुश्किल था और अनिरुद्ध कहीं उसे अपने करीब खींचना और उसे प्यार से देखना उसे यकीन दिला गया कि वो भी उसे पसंद करने लगा है। लेकिन वो अनिरुद्ध के मुंह से सुनना चाहती थी। और अब जब अनिरुद्ध ने अपने प्यार का इजहार किया तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसकी तरफ देखने की। इसीलिए वो बिना अनिरुद्ध की तरफ देखे और उसे कोई जवाब दिए ही वहां से चली गई। नारा पहली बार आद्या की दी और मास पापा से मिली थी, लेकिन अपने स्वभाव के चलते उसने सभी से एक प्यारा सा रिश्ता बना ही लिया। आदित्य और आदित्य के बड़े भाई प्रभास ने सभी के खाने और सोने का इंतजाम कर दिया था। अनिरुद्ध आदित्य और प्रभास के साथ ही था और उनके साथ मदद कर रहा था। हालांकि सभी ने मना किया था, लेकिन एक तो अनिरुद्ध बैठे बैठे बोर हो रहा था और दूसरा उसने सभी को इम्प्रेस जो करना था, इसलिए सभी के मना करने के बावजूद वो उनकी मदद कर रहा था। और उसकी शादी में इस तरह से अपनत्व जताने से आदित्य के माँ पापा के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी खुश थे। इधर दिल्ली में इतने दिनों तक सूर्य ने अपने आप को नायरा से दूर ही रखा, लेकिन फिर भी उसका दिल हमेशा नायरा की ही याद दिलाता रहता था। अब दिल का क्या करें, जिस काम के लिए मना करते हैं ये वही करने के लिए मचलता रहता है और सूर्य के साथ भी यही हो रहा था। आगे क्या होगा? सूर्य और नायरा की मुलाकात अब कैसे होगी? क्या नायरा सूर्य से माफी मांग लेगी या फिर से दोनों में झगड़ा हो जाएगा? बॉस क्या करेगा? कहीं वो सूर्य और नायरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।